Hello students, welcome back to the channel National Commerce Academy. स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करी थी। फ्योल के प्रिंसिपल मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे, थोड़े प्रिंसिपल्स। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि राइट साइड पर आप ऊपर देखेंगे एक आइकन आ रहा है, उस आइकन को आप क्लिक करिए, वीडियो देख लीजिए। बिकॉज जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे आपको आगे की वीडियो समझ में नहीं आएंगी। तो बच्चों आज हम लोग उसका पार्ट 2 आज वीडियो में आपको दे रहा हूं, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2। ठीक है बच्चों, इसमें हम आगे के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। हमने पहले जो प्रिंसिपल पढ़ लिए थे वो आप पहले देख चुके होंगे। अब मैं आगे के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो मेरे बच्चों पहला प्रिंसिपल, अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पर आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है मेरे बच्चों वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, और आप देख रहे हैं कि एक अंकल माइक लेकर खड़े हुए हैं, माइक है क्या है मुझे नहीं मालूम, और बाकी अंकल सारे अंकल उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। तो मेरे बच्चों बिल्कुल ऐसे ही करना है। इस यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये है मेरे बच्चों कि एक अंकल जहां देख रहे हैं सारे लोग वहीं पर देख रहे हैं। वो जो अंकल जो आपको हाथ में टेलीस्कोप पकड़े हुए दिख रहे हैं बच्चों, वो अंकल मैनेजर हैं और उनका कुछ विजन होगा और बाकी सब लोग उस विजन को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस वन यूनिट वन प्लान। एक यूनिट होगी तो एक ही प्लान होना चाहिए। तो मेरे बच्चों एज पर दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मींस वन प्लान। आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। जितने भी एम्प्लॉइज के एफर्ट्स होंगे या मेंबर्स के एफर्ट्स होंगे वो सारे एफर्ट्स कंपनी के गोल को पूरा करने में हमें लगा देना चाहिए। तो इसमें लिखा है एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉय एंड मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन क्या होगा मेरे बच्चों? दैट इज द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब मेरे बच्चे इफ अप्लाइड, अगर ये प्रिंसिपल हम अपनी कंपनी में लागू करते हैं तो इससे हमारी कंपनीज में कोऑर्डिनेशन आएगा। तो एम्प्लॉइज में कोऑर्डिनेशन आएगा। देखिए आप कैसे, आप वो डायग्राम ऊपर देख पा रहे होंगे आपके राइट साइड पे, और देखिए कि एक मैनेजर विजन दिखा रहा है और सब लोग कोऑर्डिनेशन से उस विजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। अब अगर क्या होगा अगर हम इसको फॉलो करें और क्या होगा अगर हम इसको फॉलो ना करें, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट। तो मेरे बच्चों अगर मैं पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करूं तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि हमारी कंपनी का गोल अचीव हो जाएगा और एफर्ट्स जितने भी इंप्लॉइज के हैं वो एक ही डायरेक्शन में हम आगे चलाएंगे। अब अगर हम इसको नहीं फॉलो करें, नेगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे मेरे बच्चों? पहला नेगेटिव इंपैक्ट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमारी कंपनीज में कभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा एम्प्लॉइज के बीच में। और मेरे बच्चों कंपनी के गोल को पूरा करने में हमें डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है बच्चों। थर्ड, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। देखिए आप कोऑर्डिनेशन तो होगा नहीं, तो आपके जो एम्प्लॉइज होंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे, और जब वो अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो रिसोर्सेज और एफर्ट्स दोनों की क्या करेंगे बेटा? वो लोग वेस्टेज करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, और ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए मेरे बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। अब देखिए बेटा, आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं कि एक अंकल है, वो एम्प्लॉय है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मींस एम्प्लॉय का इंटरेस्ट, और जर्नल इंटरेस्ट मींस ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। एक तो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट होगा और एक किसका इंटरेस्ट होगा मेरे बच्चों? कंपनी का इंटरेस्ट होगा। देखिए क्या है इसमें, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कंपनी का इंटरेस्ट सबसे ऊपर होना चाहिए इंडिविजुअल और एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से भी पहले। भाई एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है, देखिए हम सब लोग अगर कहीं काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा कुछ मोटिव होगा, हमारा कुछ मकसद होगा, हम वो हासिल करना चाहते हैं, हम इसीलिए काम कर रहे हैं। लेकिन पहले कंपनी का मकसद ऊपर रखिए, कंपनी का मकसद पहले और आपका मकसद बाद में, यानी एम्प्लॉय का मकसद बाद में। देखिए कंपनी में एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, दोनों कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। जैसे अगर मैं एक एम्प्लॉय की बात करूं तो एम्प्लॉय सोच रहा है कि अरे यार मैं काम करूंगा ना
तो मेरे को एक BMW चाहिए, मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है बढ़िया वाली सेडान गाड़ी, अच्छी कार चाहिए। अब जो कंपनी के मैनेजमेंट है वो क्या सोच रहा है, वो कह रहा है अरे यार पहले पैसे कमा लें, पैसे कमाने आए हैं, पैसे कमाएंगे। तो मेरे बच्चों ये एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन अगर एक ही डायरेक्शन में हो, कि जैसे अगर एम्प्लॉय कह रहा है कि कंपनी को आगे बढ़ाओ और कंपनी तो कह ही रही है कि हमें आगे बढ़ाओ, तो बेटा तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ होगी, जैसे ये भाई साहब यहाँ कह रहे हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, मैनेजर कह रहा है अपन को तो पहले पैसे कमाना है। तो मेरे बच्चों अगर ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो आप इंडिविजुअल यानी जो एम्प्लॉय है उसको समझाइए कि सर आपको गाड़ी तो तब मिलेगी ना जब आप कंपनी के गोल को पूरा करेंगे। अगर आप कंपनी के गोल को पूरा ही नहीं कर पा रहे तो आपको गाड़ी कैसे मिलेगी बेटा। तो इफ द ऑब्जेक्टिव आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो मैनेजर को ये कोशिश करनी चाहिए कि इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ आगे आ जाए। अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो आप इंप्लॉय से कह देना सॉरी सर, क्योंकि हम आपके चक्कर में कंपनी के गोल को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, अगर आप इसको फॉलो करोगे इस प्रिंसिपल को तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे, और अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो नेगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे। अंकल बड़े खुश हो रहे हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट पहले आएगा बच्चों, कंपनी का गोल अचीव हो जाएगा। दूसरा, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल में कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है बच्चों, अब अगर नहीं फॉलो करोगे तो ड्रॉबैक्स क्या होंगे, कंपनी का गोल अचीव नहीं होगा, बिल्कुल उल्टा कर दो। इवन एम्प्लॉय विल आल्सो सफर, लॉन्ग रन में एम्प्लॉय को भी सफर करना पड़ेगा। क्यों बेटा, इसका रीजन क्या है। देखिए आप कंपनी के बारे में तो सोच नहीं रहे हैं, चलिए मान लीजिए आपने कहा मुझे गाड़ी चाहिए, कंपनी ने आपको अभी गाड़ी दे दी, लेकिन उस गाड़ी को मेंटेन तो तभी कर पाओगे ना जब कंपनी सस्टेन कर पाएगी। आप कंपनी के गोल के लिए तो सोच ही नहीं रहे हो, कंपनी सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो फिर आपका कैसा आगे लॉन्ग रन में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल पर आते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, इसका मतलब होता है सैलरी या वेजेस। देखिए हर एम्प्लॉय काम करता है कंपनी में पैसा कमाने के लिए, तो पैसा आप उसको ठीक ठाक दीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, एन एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली और एडुकेटली। एडुकेटली मतलब जितना वो डिजर्व करता है, ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन से काम कर पाए। देखो बेटा अगर मैं एम्प्लॉय को ठीक से पैसे ना दूं, ठीक है आप खुद ही सोच लो, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और जितना आप डिजर्व करते हो कंपनी उसका आधा दे रही है, चलो आधे का भी आधा दे रही है, तो मेरे बच्चे आप सेटिस्फाइड रहोगे, नहीं रहोगे। और एक अनसेटिस्फाइड बंदा कंपनी के लिए कभी भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा। अब मेरे बच्चों इट शुड बी डिटरमाइन ऑन द फॉलोइंग बेसिस, जो सैलरी होगी कि कितनी होनी चाहिए ये डिटरमाइन करेगा इन तीन बेसिस पे। तीन बेसिस है बेटा। पहला है कि भाई आप अपने बॉस की फाइनेंशियल हैसियत देख लो कितनी है, पता चला उसकी हैसियत 10 रुपए की है, वो कह रहा मैं 1 लाख रुपए की सैलरी दूंगा, तो कुछ समय बाद वो रिक्शा चला रहा होगा बेटा। फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी देख लो। सेकंड, मिनिमम वेज एक्ट भी ध्यान में रखना मेरे बच्चों, भाई कानून कहता है कि कम से कम इतनी सैलरी तो होनी चाहिए, तो इतनी सैलरी तो मिनिमम रखना, कानून को मत तोड़ना बेटा। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कंपटीटर्स, जो आपके कंपटीटर्स हैं वो अपने एम्प्लॉइज को क्या सैलरी दे रहे हैं ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर वो ज्यादा दे रहे हैं आप कम दे रहे हो तो भैया आपकी कंपनी का एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड रहेगा, और डिससेटिस्फाइड बंदा मेरे मुन्ना कभी भी कंपनी के लिए ठीक से काम नहीं करेगा। तो कम से कम कंपटीटर जितना दे रहा है उतनी सैलरी दे दो, है ना बच्चों। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट जल्दी से देख लेते हैं। फॉलो करोगे तो क्या पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, भाई अगर आप सही सैलरी दोगे तो आपके एम्प्लॉइज मुकैम्बो खुश हुआ, मोटिवेटेड रहेंगे, और देखो ये तो कह रहे हैं हु हुर्रे, हम बॉस के लिए जय जयकार करते हैं। एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहेंगे और वो डिवोशन और कमिटमेंट से अपना काम करेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा अगर आप इसे नहीं फॉलो करोगे तो क्या होगा बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। पहला, भाई एम्प्लॉय कहेगा आई रिजाइन, आप मुझे सही से सैलरी नहीं दे पा रहे हो तो भैया मैं नौकरी तुरंत अभी के अभी छोड़ रहा हूं। तो इससे एम्प्लॉय का टर्नओवर बढ़ेगा,
टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय नौकरी छोड़कर जाएगा, और टर्नओवर बढ़ने से कंपनी का भी नुकसान है बेटा। आपको नया बंदा रखना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, और नया बंदा आएगा, चीजें सीखेगा, वेस्टेज करेगा, पुराना जो था उसकी आपने कदर करी नहीं, है ना। तो मेरे बच्चों सेकंड पॉइंट, डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखो अगर आप सही से सैलरी नहीं दोगे ना, तो देखो मैम तो सो गई है ये काम करते करते, क्योंकि डिससेटिस्फाइड है और डीमोटिवेटेड है, उनके अंदर एनर्जी ही नहीं है। जैसे गाड़ी के अंदर फ्यूल काम करता है, उसी तरीके से सैलरी एक एम्प्लॉय की जिंदगी में काम करती है। सैलरी अच्छा दोगे तो काम अच्छा होगा, सैलरी अच्छा नहीं दोगे काम अच्छा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो मेरी समझ में आ गई होगी। आप अपने नोट्स को बनाते रहिएगा बच्चों, कमेंट्स करते रहिएगा, ताकि मैं भी थोड़ा बूस्ट अप रहूं, आपको सैलरी अच्छी मिले, मुझे कमिटमेंट अच्छे मिले, आपके आपके कमेंट्स अच्छे मिले, मैं भी बूस्ट अप रहूंगा और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए और बनाता रहूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए मेरा वेट करिएगा। कल मेरी अगली वीडियो आ जाएगी इस टॉपिक पे, आगे के प्रिंसिपल्स पे। इतने नोट्स आप बना के रखिए, कल आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।